प्यारे बच्चों, वर्क पावर और एनर्जी को इस वीडियो के साथ ख़त्म करते हैं। और ये तो आप बहुत पहले से जानते हैं, कोई भी चैप्टर मेरी निगाह में तो कभी ख़त्म नहीं होता, एक्चुअली वो शुरू होता है। क्योंकि जब तक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, अब आप प्रत्येक क्वेश्चन कर सकते हो इस चैप्टर का। बाकी आपकी सोच है। मेरी सोच को अब आपको समझ जाना चाहिए कि पढ़ाई कैसी चाहिए। बहुत ही कम बच्चे हैं जो मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बहुत ही कम। क्वेश्चन वो लग जानी चाहिए थी झड़ियाँ, या क्वेश्चन डालो ग्रुप में। तो सर हमने 50 क्वेश्चन कर लिए, नोट्स आ रहे हैं आपके, नो डाउट, उसे देख के मुझे खुशी भी है। पर मुझे खुशी जब मिलेगी बच्चों, जब उन नोट्स का फ़ायदा हो। आप एक से एक वो न्यूमेरिकल्स उल्टे हाथ से कर सकें जिन्हें देख के पसीने छूटते हैं, और आप उन्हें करने में सक्षम हो। यही पढ़ाई चाहिए बच्चों। आपको पढ़ा रहा हूँ उन्हें शुरू करने के लिए। और जीवन का कड़वा सत्य क्या हो रहा है, जिन कॉन्सेप्ट को नहीं जानते ऊपर पर पढ़ाई कर रहे हैं, वो तो कर रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चन, भले उन्हें कुछ ना आता। और जो कर सकते हो तुम लोग, जिन्हें बेसिक सारी बातों का नॉलेज, बस सब तो शुरू करना है, बस वो कर नहीं रहे हैं। और ये बात मेरी, ऑनलाइन में कुछ नहीं कर सकता। समझा ही सकता हूँ कि न्यूमेरिकल्स अच्छी तादाद में करें और एक से एक टॉप लेवल वाले क्वेश्चन करते चले जाएं। आप ही इनमें सक्षम हो जो कर नहीं रहे हो, और जो सक्षम नहीं है वे कर रहे हैं। खैर, मुझे तो आप लोगों की फीस आ रही है, इसलिए मुझे तो कोर्स भी, सिलेबस भी ख़त्म करना है, इनमें तो आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इस वीडियो के साथ इस चैप्टर को समाप्त करें। इसमें एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग वो बाद में आएगा। जब आप सिंपल हार्मोनिक मोशन यहाँ पढ़ेंगे तो स्प्रिंग की डिटेल पूरी समझ जाएगी। इस चैप्टर के बाद हम रोटेशनल मोशन को शुरू कर लेंगे कि रोटेशनल मोशन काइनेमेटिक्स से बचा पड़ा है, थोड़ा काइनेमेटिक्स का, थोड़ा डायनामिक्स का, ठीक है। तो और फिर रोटेशनल मोशन पूरा चैप्टर है। तो अब इस वीडियो के बाद थोड़ा टाइम में वेट देखूंगा, आप कितने क्वेश्चन पूछोगे उतने जवाब दे दूंगा भैया मैं, ठीक है। और उसके बाद मैं रोटेशनल मोशन का श्री गणेश कर दूंगा। तो बात चल रही थी आमने सामने की टक्कर, हेड ऑन कॉलिजन, या कॉलिजन इन वन डायमेंशन। अब कॉलिजन इन टू डायमेंशन, वन डायमेंशन का इलास्टिक कॉलिजन को नाम दिया गया था हेड ऑन कॉलिजन, और टू डायमेंशन के कॉलिजन को नाम दिया जाएगा ऑब्लिक कॉलिजन। ऑब्लिक, ऑब्लिक, ये तो कहीं लिखा होगा, ये तो ऑब्लिक, ये तो ऑब्लिक कॉलिजन और टू डायमेंशनल कॉलिजन, ठीक है। दिख रहा है। तो प्यारे बच्चों, टू ब्लॉक्स having speed u1, u2, masses m1, m2 collide before collision, इसलिए before and now after they collide and move in different directions. Their speed becomes v1, v2। जो जितना भारी होगा वो लगभग बहुत कम डायरेक्शन चेंज होती है, जो हल्का होता है इधर से डायरेक्शन चेंज कर लेगा। तो इस ये मान लो इनिशियल केस से θ1 और ये θ2 एंगल पर मूव, मास m1
m2। तो इसको देखते हुए आप एक पैराग्राफ 2-3 लाइन का लिख देंगे। क्या? सुन लें ढंग से। कंसिडरिंग टू बॉडीज m1 masses m1 m2 moving with speed u1 u2 in same direction, after collision, they collide, and after collision their final velocities becomes v1 v2 with angle theta 1 theta 2 from its initial direction as shown with the। और सो अभी दो काम करें। In the case of elastic collision, since momentum is conserved, therefore देखिए क्या मोमेंटम है। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ध्यान रखना, इस डायरेक्शन में मोमेंटम है m1 u1 प्लस m2 u2, तो इसी डायरेक्शन अब भी रहेगा। m1 v1 का कॉस कंपोनेंट है और m2 v2 का कॉस कंपोनेंट, इन्हें जुड़ के हो जाना चाहिए, शुरू में था। रही बात के परपेंडिकुलर की, वो तो था ही नहीं, तो अब भी नहीं होना चाहिए। तो जितना इसमें ऊपर तक टेढ़ जाएगा उतना इसमें नीचे की तरफ होगा, ताकि नेट जीरो ही बना रहे। ओके, तो पहले ये कर लो ऊपर नीचे वाला। m1 v1 मोमेंटम का ये तो कॉस जाएगा साइन कंपोनेंट, साइन थीटा, और इसका माइनस हो जाएगा, ये उधर ले आओ प्लस कर लो। m2 v2 साइन थीटा, क्योंकि इस मोशन के परपेंडिकुलर कोई मोमेंटम नहीं था, तो अब भी नहीं होना चाहिए। तो जितना एक में ऊपर क्रिएट हो जाएगा उतना ही दूसरे नीचे होना ही पड़ेगा, ताकि नेट जीरो रहे। एंड एलोंग वाला देखिए, m1 v1 का cos थीटा 1 प्लस m2 v2 cos थीटा 2, ये मोमेंटम हो गया। इस जो उतने होना चाहिए इतना पहले था, m1 u1 प्लस m2 u2, इक्वेशन नंबर 2। तो ये मोमेंटम वाली बात। और क्या कंजर्व रहता है इलास्टिक कोलिजन में? यस, काइनेटिक एनर्जी। एंड सिंस काइनेटिक एनर्जी दिख रहा है, बहुत is also conserved there। और काइनेटिक एनर्जी मतलब नहीं है डायरेक्शन से, तो हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी बात की, इज इक्वल टू जो शुरू में थी हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। ये 3 इक्वेशन प्यारे बच्चों बना देनी है आपको। उसके बाद कल तक 2 अननोन थे और 2 ही इक्वेशन अवेलेबल थी, तो आराम से सॉल्यूशन हो गया था। आज प्यारे बच्चों यहाँ पे 4 अननोन है, v1 v2 के साथ साथ थीटा 1 एंड थीटा 2, परंतु इक्वेशन अवेलेबल 3 ही है, इसलिए सॉल्यूशन संभव नहीं है। हाँ, v1 v2 और थीटा 1 थीटा 2 में किसी एक को एक्सपेरिमेंटल मेजर कर लिया जाए तो बाकी तीनों का सॉल्यूशन इन 3 इक्वेशन से निकल सकता है। इसको इतना ही लिख के छोड़ देना है, इसका नहीं आएगा नहीं, आ गया तो बस ये इसका तरीका है। तो सुनिए क्या लिखना है इन 3 इक्वेशन बनाने के बाद। Hence, only 3 equations are available, but there are 4 unknowns: m1, m2, v1, v2, and v1, v2, theta 1 and theta 2. So solution is not possible.
if any one unknown is measured experimentally, then remaining 3 unknowns can be calculated from these 3 equations. बस इतना लिख के इस कहानी को ख़त्म कर देनी है। ये था कॉलिजन का सिस्टम, और इससे संबंधित जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें कोई फंडा नहीं लगाना है इसका, वहाँ बेसिक फंडा लगेगा। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को ले लिया, और मोमेंटम कंजर्व, इनिशियल फाइनल मोमेंटम को डायरेक्शन सहित इक्वल ले लिया। बस इनसे इक्वेशन बनेंगे, सॉल्व हो जाएंगे, क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ये बड़े बड़े फॉर्मूले लर्न नहीं करने जो इसे पहले वाली वीडियो में ड्राइव किए गए थे। ठीक है, अब इसमें बचा रह गया था आपका पावर, हैंडल दी पावर। बाकी आप इसके न्यूमेरिकल्स तेज के साथ शुरू करते हैं। पावर आप जानते हैं, हिंदी में बोलते थे कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं ऐसे द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। लिख दें, द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। उसके जिस फॉर्मूला नोट कर लें। ठीक है, P इक्वल टू एफ डॉट डी करके निकलता था पावर 40, एफ डॉट, अगर इसके ऊपर टाइम ध्यान दें, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड आ गई। ठीक है, एफ डॉट वी, यानी कि फोर्स लग रहा है नेट फोर्स, और स्पीड मेंटेन है, कांस्टेंट है, तो एफ इंटू वी इसमें कांस्टेंट पावर लगी रहेगी। वेरिएबल है तो किसी इंस्टेंट पर वो निकल जाएगी। तो इस तरह से ये हो गया यूनिट। क्या होती है सीधी सीधी जूल पर सेकंड, और इसी को सीधा कहा जाता है वाट। कोई कन्वर्सन नहीं है, 1 जूल पर सेकंड को ही 1 वाट कहा जाएगा। बाकी 1 किलोवाट का मतलब सीधा सारे बच्चे जानते हो, 1000 वाट और 1 हॉर्स पावर या एक अश्व शक्ति। 1 हॉर्स पावर इज 786 होना चाहिए था, 786 नहीं है, 746 वाट, 746 वाट। ठीक है, और डायमेंशन आप पहले बना चुके थे, फिर बना लो। जूल की डायमेंशन इक्वल टू mL/T-2 और टाइम की T, सो mL/T-3। ओके बच्चों, पावर के बारे में इतना ही है बस। और मैंने आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को पढ़ाते हुए ये कह दिया था, जब झोपड़ी जलाई थी, मोमबत्ती जलाई थी और फूलझड़ी जलाई थी, कि मास एनर्जी में कन्वर्ट होता रहता है। मास अगर कम हो गया तो उसके बदले एनर्जी क्रिएट होगी। इसका उल्टा भी सही है, आप एनर्जी को कंज्यूम करके मास क्रिएट कर सकते हो, जो कि नॉर्मली संभव नहीं है। ठीक है, ये ऊपर होता रहता है। बादलों की भी टकराने से बहुत सारी एनर्जी कंज्यूम हो जाती है, हालांकि अधिकांश लाइट एनर्जी में, साउंड एनर्जी में, तेज़ गड़गड़ाहट में हीट एनर्जी डेवलप हो जाती है। फिर एक मास क्रिएट होता है हल्का सा, वो नीचे गिरता है। ठीक है, बोसोन पार्टिकल्स का एक्सपेरिमेंट हमारे अर्थ पे ही काफ़ी नीचे जाके कराया गया था। 2 प्रोटॉन को बहुत तेज़ घुमा के टकरा दिया गया था। तो टकराने से पहले इसका दोनों मोमेंटम इक्वल थे, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट जीरो था, तो बहुत हैवी एनर्जी थी। तो जब टकरा गए तो नेट मोमेंटम भी जीरो रहना चाहिए, क्योंकि शुरू में जीरो था। ठीक है, इसलिए टकराने के बाद तो कहीं जा नहीं सकते, तो कहाँ जाएगी वो सारी एनर्जी?
तो उससे बोसोन पार्टिकल का जन्म हुआ था, जिसे गॉड पार्टिकल भी कहा गया था। ये वो एग्जाम्पल है जो एनर्जी को कंज्यूम करके मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। मास को एनर्जी में कन्वर्ट करना आसान है, वो तो अब हमारे यहाँ होते ही रहता है, ठीक है। तो m मास अगर पूरी तरह से एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए तो m×c² एनर्जी क्रिएट होती है आइंस्टीन्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशन according to it, the energy equivalent to mass m is m=mc², ठीक है। बस जी, मेरे साथ चैप्टर पूरा हो चुका है। न्यूमेरिकल्स जब आप बहुत ज़्यादा करते हो प्यारे बच्चों, उनमें से कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे आ जाते हैं जिसके लिए कुछ विशेष बातें बताई जाती हैं, अन्यथा वो राज की राजी रह जाती है। न्यूमेरिकल्स तो आपको करने ही चाहिए। इंजीनियरिंग में तो 100% ही न्यूमेरिकल आने हैं एंट्रेंस में, ठीक है। तो इसके बाद आप न्यूमेरिकल्स शुरू करते हैं। किसी बच्चे के पास किसी बुक की प्रॉब्लम हो, न्यूमेरिकल्स अवेलेबल ना हो, तो मुझे कॉल करते हैं या ग्रुप में डाल दें, तो मैं यहाँ से न्यूमेरिकल्स डाल दूँगा ग्रुप में, ओके। और बाकी बच्चों पर अपने अपनी बुक के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल्स पूछें, अपने अपनी बुक के अकॉर्डिंग जो जो प्रॉब्लम आ रही है डाल दें ग्रुप में, ठीक है। और जल्द इस चैप्टर को ख़त्म करें ताकि रोटेशनल मोशन जो बहुत पीछे से शुरू करना है हमें, काइनेमेटिक्स वाले पार्ट से, वो हमें सिस्टमेटिक शुरू होगा। ओके बच्चों, जय हिंद।